तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राणा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं एसएससी जीडी का 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस। और आज का हमारा जो है ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी ताकि वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करे। उसके साथ साथ मैं चीजों को हाईलाइट भी कर दी हूँ, प्लस पिक्चर के साथ लेकर आई हूँ, ताकि जो चीजें जो हाईलाइट होती है या पिक्चर वाली होती है वो चीजें मैं बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो इसलिए मैं चीज़ों को कोशिश की हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ईज़िली आपको मतलब कि मैं सारी चीज़ों को समझा पाऊँ। तो चलिए इस एसएससी जीडी 2025 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में मदद करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में मदद करता है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन बी9, ऑप्शन बी विटामिन बी5, ऑप्शन सी विटामिन बी1 या ऑप्शन डी विटामिन बी7। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन बी9 जो है वो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में मदद करता है। सिर्फ विटामिन बी9 नहीं, इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है, विटामिन बी12 भी जो है ये न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में मदद करता है। तो ये दोनों विटामिन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। उसके बाद आपको विटामिन बी9 और विटामिन बी12 से जो एक पॉइंट याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है गाइस, इसमें आपको याद रखना है कि ये डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये डीएनए और आरएनए ये दोनों के लिए जो है ये बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होते हैं वो कौन सा विटामिन है। तो विटामिन बी9 भी है और विटामिन बी12 भी है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो ये डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए क्या होते हैं गाइस, तो ये आवश्यक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आवश्यक होते हैं। ये भी आपको यहाँ से 2 पॉइंट जो है ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं, निर्माण करने में मदद करते हैं। उसके बाद अगर विटामिन बी1 की बात करें गाइस, तो विटामिन बी1 से भी आपको याद रखना है, ये कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका काम क्या होता है गाइस, ये आपको याद रखना है, ये कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को पता है कि विटामिन बी1 का जो है ये कौन सा रासायनिक नेम है, तो ये भी आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। तो बताइए कि ये विटामिन बी1 का मुख्य काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित कौन सा विटामिन करता है, तो ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो करता है विटामिन बी1, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं गाइस कोशिका के, लाल रक्त कोशिका के निर्माण में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन बी5। विटामिन बी5 का क्या काम होता है गाइस, ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए जो विटामिन मदद करता है वो विटामिन बी5 करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण, ठीक है, यहाँ पर निर्माण भी, तो इस सारी चीजों को जरूर नोट कर लीजिएगा। ये लोग ये जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद विटामिन बी7 की बात करें गाइस, तो विटामिन बी7 से आपको याद रखना है ये वसा। उसके बाद आपको याद रखना है प्रोटीन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये मदद करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जितना भी मैं लिखा रही हूँ दोबारा रिपीट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है, मेटाबॉलिज्म में ये मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी चीज दिखाई है इस सबको जरूर नोट कर लीजिएगा गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में मदद करता है। विटामिन बी1 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विटामिन बी5 जो होता है वो लाल रक्त कोशिका का निर्माण में मदद करता है। उसके बाद आपको याद रखना है विटामिन बी7 ये वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जो है वो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो इतना चीजों को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से झेलम नदी का ऋग वैदिक नाम क्या है। तो आपको बताना है कि झेलम नदी का ऋग वैदिक नाम जो है वो क्या है। तो यानी कि अभी जो है इसका नाम, आधुनिक नाम जो है वो झेलम है, बट इसके ऋग वैदिक काल में इस नदी का क्या नाम था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी विपाशा, ऑप्शन सी सदानीरा या ऑप्शन डी सतुद्री। तो गाइस यहाँ पे जो है वो झेलम नदी का जो है क्या करेक्ट आंसर होगा, ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका नोट कर लीजिएगा।
झेलम नदी का जो ऋग वैदिक काल में जो नाम था वो वित्सता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका क्या नाम था गाइस, ये नोट कर लीजिएगा, वित्सता जो है इसके ऋग वैदिक काल में जो है इसका नाम था, ये भी आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर अस्कनी की बात करें, अस्कनी का जो है ये जो है ऋग वैदिक काल में जो अस्कनी थी, इसका अभी आधुनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो आधुनिक नाम अभी इसका जो है ये चेनाब है। तो अगर आपसे पूछ ले कि चेनाब नदी का ऋग वैदिक काल में क्या नाम था, तो ये भी आपको याद रखना है, अस्किनी। सदा नीरा जो था वो किसका था गैस, तो सदा नीरा जो है ऋग वैदिक काल की जो सदा नीरा है, जिसका अभी आधुनिक नेम कौन सा है गैस, ये आपको याद रखना है, ये गंडक है। यानी कि ऋग वैदिक में इसका सदा नीरा था, जो कि अभी आधुनिक में गंडक है। विपाशा की अगर बात करें तो ऋग वैदिक काल में इस नदी का नाम विपाशा था। और अगर आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में इस नदी का क्या नाम था गैस, तो ये याद रखना है, आधुनिक में इस नदी का नाम व्यास है। यानी कि व्यास नदी को ऋग वैदिक काल में विपाशा नदी के नाम से जानते थे। सतोदरी, सतोदरी जो है ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया था ये प्रश्न, तो ये आपको याद रखना है। सतोदरी जो था, जो कि अभी जो है इसका आधुनिक नेम क्या है ये आपको याद रखना है। तो सतोदरी का जो है अभी आधुनिक नेम जो है ये सतलज है, जो कि सतलज नदी का ऋग वैदिक काल के में जो है वो कौन सा नाम था, सतोदरी था। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अस्किनी जो कि अभी आधुनिक नेम ऋग वैदिक नेम है, जिसका अभी आधुनिक नेम क्या है, छिनाब नदी है। गंडक, गंडक जो है वो आधुनिक नेम है, जिसका ऋग वैदिक काल में जो है इस नदी का नाम सदानीरा था। व्यास नदी जो कि अभी आधुनिक नेम है, ऋग वैदिक काल में इस नदी का नाम विपाशा था। और सतलज नदी जो कि इसका भी आधुनिक नेम है, और जो कि ऋग वैदिक काल में इस नदी का नाम सतोदरी था। और झेलम जो है, झेलम का जो क्या नाम था, वित्सता था। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, वित्सता। तो ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा, वित्सता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किस महिला को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपको बताना है कि कौन सी महिला जिसको सबसे पहले जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपके ऑप्शन है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी आशा पूर्णा देवी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये सब जानने से पहले सबसे पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है वो शुरुआत कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, 1961 में जो है इस पुरस्कार की जो है वो शुरुआत हुई थी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1961 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि ये किस क्षेत्र में दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जिस क्षेत्र में दी जाती है वो है साहित्य का क्षेत्र। यानी कि ये किस क्षेत्र में दी जाती है ये आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महिला में किसे मिला था। तो अगर विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशा पूर्णा देवी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए हुए वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। इन्हें जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो महिला में सबसे पहले मिला था वो आशा पूर्णा देवी को मिला था। और इन्हें जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ये भी आपको डेट याद रखना है। तो 1976 में जो है वो आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी ही नहीं हुई है। ये क्या है गाइस, तो ये महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता भी है कि महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी आपको ध्यान कर लेना है, अध्यक्ष थी, ठीक है। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की बात करें तो ये जो है ये राष्ट्रपति थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन थी गाइस, तो ये राष्ट्रपति थी। तो ये जो है ये किसके क्षेत्र से, ये दोनों जो है ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी ही नहीं हुई है। और ये राष्ट्रपति थी, तो इनका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो कब था, तो 2007 से लेके 2012 तक जो था इनका कार्यकाल था। ये भी आपको याद रखना है, 2007 से लेके 2012। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे मिला था। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मलयालम लेखक को मिला था। ये किसे मिला था गाइस, सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मलयालम लेखक को मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन मलयालम लेखक का जो था वो नाम क्या था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मलयालम लेखक का जो नाम था गाइस वो आपको याद
शंकर कुरूप जो है इनका नाम था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था गाइस? तो ये आपको याद रखना है, शंकर कुरूप। सबसे पहले इन्हें ही है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब मिला था? तो ये भी आपको याद रखना है। इन्हें जो मिला था वो 1900 जो है वो 65 में मिला था, ठीक है। यानी कि 61 से इसकी शुरुआत हुई थी, और सबसे पहले पुरस्कार जो मिला गया था वो 1965 में मिला था। और यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं कि 1961 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, तो पुरस्कार भी इन्हें 1961 में ही मिला होगा, नहीं। मलयालम लेखक को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि शंकर कुरूप थे, और उन्हें जो है कब मिला था? 1965 में, और ये मलयालम लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो रबी के मौसम हो या खरीफ के मौसम हो, यहाँ पे प्रश्न पूछने को मिलते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न देखने को मिलते हैं कि कौन सी फसल है जो रबी की फसल है, या कौन सी फसल है जो खरीफ फसल है, या किस मौसम में काटी जाती है, किस मौसम में बोई जाती है। तो इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगी। तो बताइए कि कौन सी फसल है जो रबी के मौसम में काटी जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, या ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं जो है ये रबी के मौसम में जो है वो फसल काटी जाती है। इसमें सिर्फ गेहूं नहीं, बहुत सारी फसलें जो रबी के मौसम में काटी जाती है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जौ। जौ भी जो है ये रबी के मौसम में काटी जाती है। उसके बाद बात करते हैं चना। चना भी जो है ये रबी के मौसम में काटी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मटर। मटर भी जो है ये किस मौसम में काटी जाती है? तो रबी के मौसम में काटी जाती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन? सरसों। ये सारी जो फसलों से रिलेटेड है इसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं गाइस, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे फसल जो है वो रबी के मौसम में काटी जाती है। तो इसमें रबी के मौसम में क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी फसल बताई हूँ, चाहे वो जौ, चना, मटर, सरसों, उसका एक और याद रखिएगा अलसी, ये जितनी भी फसल है गाइस ये आप याद रखिएगा। इसे जो है कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, तो इसको याद रखिएगा गाइस। इसे जो बोया जाता है वो बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर में जो है इसे बोया जाता है। इसे बोया कब जाता है गाइस, इसे याद रखिएगा। अक्टूबर या फिर नवंबर में जो है इसे बोया जाता है। और दूसरा आपको याद रखना है कि इसे इसकी कटाई कब होती है। तो इसकी जो कटाई होती है गाइस ये आपको याद रखना है। दूसरा इसकी जो कटाई होती है वो होती है मार्च या फिर अप्रैल में, ठीक है। इसकी कटाई कब होती है? तो मार्च या फिर अप्रैल में जो इसे काटा जाता है। और बोया कब जाता है? तो अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो इसमें से आपको बोल देगा चना, मटर, सरसों या फिर सोयाबीन दे देगा। बोलेगा कौन सी फसल है जिसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है, या फिर कौन सी फसल है जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना है कि अक्टूबर में है, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, इसे बोया जाता है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, इसे क्या किया जाता है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, इसे बोया जाता है। और दूसरा आपको याद रखना है कि मार्च अप्रैल में क्या होता है गाइस, मार्च अप्रैल में जो है इसे काटा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन है, या फिर मक्का, या फिर बाजरा, ये तीनों फसल जो है, ये तीनों कौन सी फसल है गाइस, ये याद रखिएगा, ये खरीफ फसल है। ये कौन सी फसल है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये खरीफ फसल है। उसके बाद बाजरा, बाजरा भी जो है ये आपका खरीफ फसल है। बाजरा आपका कौन सा फसल है? तो ये भी आपका खरीफ फसल है, ये भी ध्यान रखना है। ये कौन सी फसल है गाइस? तो याद रखिएगा ये भी खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध महाजनपद की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो आपको बताना है कि मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी चंपा में, या ऑप्शन डी राजगिरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगिरी थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बताना है चंपा। ये चंपा जो अंग की राजधानी क्या थी गाइस, तो आपको याद रखना है कि अंग की जो राजधानी थी वो क्या थी? चंपा। और उसका याद रखना है सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी वो कहाँ थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि सूरसेन की राजधानी थी वो कहाँ थी गाइस, तो सूरसेन की राजधानी थी वो जो कि मथुरा थी। और वैशाली यानी कि वज्जी की राजधानी, वज्जी की राजधानी जो थी वो कहाँ थी गाइस, तो याद रखना है वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, ये भी ध्यान रखना। और फिर कोई बता सकता है कि गांधार की राजधानी कहाँ थी? में महाजनपद में जो है वो गांधार की राजधानी कहाँ थी? कोई बता सकता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गांधार की राजधानी कहाँ थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तो तक्षशिला जो है वो कहाँ की राजधानी थी गाइस, याद रखिएगा तक्षशिला जो थी वो गांधार की राजधानी थी। उसके बाद अगर बात करें चंपा, चंपा जो है वो किसकी राजधानी थी? अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी।
और वज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और वैशाली अभी वर्तमान में कहाँ है, तो वैशाली जो है वो वर्तमान में बिहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मथुरा जो है ये कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है, मथुरा जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ये पूछ देता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहे हैं कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी चेन्नई में, या ऑप्शन डी कानपुर में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं करनाल में। तो करनाल में हमारा कौन सा अनुसंधान है, तो करनाल में हमारा डेयरी अनुसंधान है। डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो डेयरी अनुसंधान जो है ये हमारा करनाल में, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित है गाइस, तो डेयरी अनुसंधान जो है ये करनाल में स्थित है। चमड़ा अनुसंधान जो है ये कहाँ स्थित है, तो चमड़ा अनुसंधान जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये हमारा चेन्नई में, ठीक है। तो चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा चेन्नई में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं देहरादून में जो है वो हमारा कौन सा अनुसंधान है गाइस, आपको याद रखना है कि देहरादून में जो है वो हमारा वन अनुसंधान है। और दूसरा हमें याद रखना है, पहला आपको याद रखना है वन अनुसंधान का है देहरादून में, और दूसरा आपको याद रखना है पेट्रोलियम अनुसंधान। तो ये जो है ना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वन अनुसंधान कहाँ है या फिर पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ है। तो ये आपको नोट कर लेना गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। पेट्रोलियम अनुसंधान और वन अनुसंधान जो है ये देहरादून में है। करनाल में हमारा डेयरी अनुसंधान है, चेन्नई में हमारा चमड़ा अनुसंधान है। चेन्नई में हमारा कौन सा अनुसंधान है गाइस, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ जो है ये हमारा चमड़ा अनुसंधान है। उसके बाद अगर बात करें कानपुर में, तो कानपुर में हमारा कौन सा अनुसंधान है, चीनी अनुसंधान। चीनी अनुसंधान जो है गाइस कहाँ है, ये आपको याद रखना है, चीनी अनुसंधान जो है ये हमारा कानपुर में है। तो अनुसंधान से रिलेटेड आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये आपको नोट कर लेना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि नीले रंग का कांच जो है वो किस पदार्थ को मिलाएंगे तो हमें नीले रंग का कांच जो है वो प्राप्त होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिलेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैडमियम सल्फाइड, या ऑप्शन डी सोडियम क्रोमेट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है यानी कि नीले रंग का अगर आपको कांच प्राप्त करना है तो इसमें कौन सा ये मिलाना पड़ेगा, तो कोबाल्ट ऑक्साइड को अगर आप मिलाएंगे तो आपको कौन सा ये होगा, तो आपको नीले रंग का जो है वो कांच प्राप्त होगा। किस रंग का, तो आपको याद रखना है नीले रंग का, ठीक है। नीले रंग का कांच प्राप्त होगा, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद है अगर हम बात करें सिलेनियम ऑक्साइड का, तो सिलेनियम ऑक्साइड अगर हम मिलाते हैं तो हमें किस कलर का पदार्थ जो है वो प्राप्त होगा, तो आपको याद रखना है लाल या फिर नारंगी, ठीक है। लाल या नारंगी जो है कांच प्राप्त कब होता है, जब इसमें आप जो है ये आपको याद रखना है कि सिलेनियम ऑक्साइड जब इसे मिलाएंगे तो हमें किस कलर का कांच प्राप्त होगा, लाल पर या फिर नारंगी जो है ये कांच प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लाल या फिर नारंगी कांच जो है ये प्राप्त होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीला, पीला जो है पीला कांच हमें प्राप्त करना होगा तो हमें कौन सा मिलाना होगा, तो याद रखिएगा पीला कांच की हमें अगर प्राप्त करना है तो याद रखिएगा इसमें कैडमियम सल्फाइड मिलाना होगा। तो कैडमियम सल्फाइड मिलाने से कौन सा प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा पीला जो है कांच प्राप्त होता है। उसके बाद सोडियम क्रोमेट की बात करें, कांच को हरा बनाने के लिए हमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा कांच को हरा बनाने के लिए जो है वो सोडियम क्रोमेट होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कांच को हरा प्राप्त करने के लिए जो है वो कौन सा, याद रखिएगा कांच को हरा प्राप्त करने के लिए हमें सोडियम क्रोमेट मिलाना होगा। तो दोबारा मैं रिपीट करूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। सिलेनियम ऑक्साइड जब पदार्थ में मिलाएंगे तो हमें लाल या फिर नारंगी कलर का कांच प्राप्त होगा। नीले रंग का हमें अगर कांच प्राप्त करना है तो हमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाना होगा। पीले रंग का अगर हमें कांच प्राप्त करना है तो हमें कैडमियम सल्फाइड मिलाना होगा, और अगर हमें हरा रंग का कांच प्राप्त करना है तो हमें सोडियम क्रोमेट मिलाना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, जैसे आपको ध्यान रखना है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कादंबरी के लेखक जो है वो कौन है। तो आपको बताना है कि कादंबरी के लेखक कौन है, और लेखक से भी एक प्रश्न रहता ही है गाइस, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते चलेगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कालिदास,
ऑप्शन सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी पाणिनि। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाणभट्ट ने जो है वो कादम्बरी लिखा था। और दूसरा इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा इन्होंने लिखा था हर्षचरितम। ठीक है, तो जो कि हर्षवर्धन के काल में इन्होंने लिखा था और हर्षवर्धन के जो है जीवन से रिलेटेड जो है लिखा था। तो ये भी आपको याद रखना है, हर्षचरितम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। और हर्षवर्धन के काल में लिखा था, जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में लिखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पतंजलि की बात करें, पतंजलि ने जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो महाभाष्य। महाभाष्य जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो महाभाष्य जो है guys, ये आप याद रखिएगा, ये जो है ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। ये आपको याद रखना है। कालिदास जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कालिदास ने जो है वो मेघदूत लिखी थी। तो मेघदूत जो है वो किसने लिखी थी गाइज? याद रखिएगा, मेघदूत जो पुस्तक लिखा गया था वो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और पाणिनि ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी थी? पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गाइज ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है ये कौन सा, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइज, ये आपको याद रखना है। तो ये पाणिनि के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा पुस्तक लिखा गया था? अष्टध्यायी। और अष्टध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। और कादम्बरी और हर्षचरितम के लेखक जो है वो कौन है? तो वो बाणभट्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना प्रश्न आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि मानस बाघ अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि मानस बाघ अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी मिजोरम में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानस बाघ अभयारण्य जो है ये आपके असम में है। ये आपको ध्यान रखना है। और बताइए अगर किसी को पता है कि मानस बाघ अभयारण्य जो है वो विश्व धरोहर में शामिल है या नहीं है, अगर है तो इसे कब शामिल किया गया? तो गाइज आपको याद रखना है कि मानस बाघ अभयारण्य को जो है वो विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव बाघ अभयारण्य को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखना है। तो ये जो है मानस बाघ अभयारण्य जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इसे जो है ये शामिल कब किया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो इसे जो शामिल किया गया है गाइज वो आपको डेट याद रखना है। 1985 में जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है इसे शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मानस बाघ अभयारण्य जो है ये किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ये भी याद रखिएगा कि ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछता है कि मानस बाघ अभयारण्य जो है ये किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसे 1985 में जो है इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि यहाँ पे जो है कि ये असम के किस जिले में है। अगर आपसे जिला पूछ देता है गाइस तो ये याद रखिएगा, जिला भी कभी कभी पूछ देता है। तो आपको याद रखना है गाइस कि ये असम के जो है ये कौन से जिले में है। तो असम के जो है ये बारपेटा जिले में, किस जिले में गाइस? तो आपको याद रखना है ये बारपेटा जिले में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किस जिले में है? तो बारपेटा जिले में। सो गाइस इसका जिला उतना नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्या पता कभी जिला पूछ दे। तो इसमें जो है उतना जिला पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा कि ये किस जिले में गए। तो इसको आपको नोट कर लेना है कि ये बारपेटा जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि रिक्टस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको बताना है कि रिक्टस रोग जो है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिक्टस रोग जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें विटामिन सी की, तो मसूरों से खून आना, मसूरों से खून आना जो है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि मसूरों से खून आना जो है ये किस कौन से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना है, मसूरों से खून आना जो है ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि घाव भरने में जो है वो कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि घाव भरने में जो है वो कौन सा विटामिन मदद करता है। तो घाव भरने में जो मदद करता है गाइस याद रखिएगा, विटामिन सी जो है ये मदद करता है घाव भरने में। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ये घाव भरने में मदद करता है। लेकिन किसकी कमी से खून आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण से खून आता है। उसके बाद जो है रतौंधी रोग, रतौंधी रोग जो है ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि रतौंधी जो है ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है,
तो विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा होता है, तो विरोतौंधी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कमी से जो है रोग होता है। उसके बाद विटामिन बी की बात करें तो एनीमिया। एनीमिया जो है ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा गाइस, एनीमिया रोग जो है ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। उसके बाद अगर बात करेगा इस विटामिन डी की, तो रिक्टस रोग। रिक्टस रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी को। और विटामिन डी को जो है वो कौन सा विटामिन कहते हैं, तो इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, जो कि हमें सूर्य से सबसे ज्यादा ये विटामिन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का न्यायिक कार्य है, यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो संसद का न्यायिक कार्य है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे बोला है कि ये भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आरोप जो है वो लगा सकता है। पहला पॉइंट आपसे ये बोल रहा है। दूसरा आपसे ये बोल रहा है कि ये राष्ट्रपति को अपने कार्यालय से बाहर कर सकता है, यानी कि आपको बोल रहा है कि ये जो संसद का न्यायिक कार्य क्या है, कि ये राष्ट्रपति को जो है वो अपने कार्यालय से बाहर कर सकता है। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर आरोप लगा सकता है। और चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है कि यानी कि ये सभी सही है। तो बताइए कि संसद का न्यायिक कार्य में ये सब सही है, यानी कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर आरोप लगा सकता है। जी ये भी करेक्ट होगा। उसके बाद अगर बात करें राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से ये बाहर कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन कुछ नियम और शर्त है, ऐसा नहीं है कि जब चाहे ये बाहर कर सकता है। इसमें कि राष्ट्रपति को तभी बाहर कर सकता है जब मतलब कि वो संवैधानिक का कोई कोई भी जो है वो उल्लंघन करता है, तभी से बाहर किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर आरोप लगा सकता है, तो लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ नियम कानून है, लेकिन ये कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि गन्ने का लाल जर के लिए कौन सा जो है वो कवक जिम्मेदार होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि गन्ने का जो लाल जर हो जाता है, जिस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये गन्ने की इसमें जो है वो लाल जर हो जाता है, ये किस कवक के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुकीनिया के कारण, ऑप्शन बी पाइथियम डियाबार्नम के कारण, ऑप्शन सी कोलेट्रोचियम फाल्टमम के कारण, या ऑप्शन डी मेग्रोपोर्थो ओरेजा के कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गन्ने की लाल जड़ या फिर गन्ने का जो जड़ है जो सड़ता है, वो किसकी वजह से होता है, कौन सी कवक इसके लिए जिम्मेदार होती है, तो ये होता है कोलोट्रेशियम फाल्टम जो है, इसके कारण जो है, ये इसी कवक के कारण है गन्ने का जो है वो लाल जड़ होता है ये। या फिर कभी कभी बोलते हैं कि गन्ने का जड़ सड़ जाता है, तो किसके कारण, याद रखिएगा इसी कवक के कारण, कोलोट्रेटियम फाल्टमम के कारण जो है ये सड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो उत्तर प्रदेश में है, ये आपका जो है कौन सा अभयारण्य स्थित है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। और बताइए, अगर बात करते हैं रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य की गई, तो आपको याद रखना है कि रानीपुर जो वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है। तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है कि रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो है guys, सिर्फ हम वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है सिर्फ आपके वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वन्य जीव अभयारण्य जो ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कोई बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारा कौन सा जो है ये स्थित है। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है, जो आपको याद रखना है मनाली, मनाली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है guys? तो आपको याद रखना है कि मनाली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये हो रहा है, तो इसको मैं दिक्कत हो रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा गाइस। मनाली वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बताइए कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हमारा कहाँ स्थित है गाइस। तो इसको आपको नोट कर लेना है कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हमारा वो बिहार में। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे जो है सिर्फ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करें, तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ हमारा कौन सा अभयारण्य है गाइस, तो आप याद रखिएगा यहाँ जो है हमारा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये हमारा बिहार में। उसके बाद अगर बात करें गाइस, यहाँ जो है
हिमाचल प्रदेश में हमारा कौन सा अभ्यारण्य है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो सबको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात की हूँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारा कौन सा अभ्यारण्य है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं? तो आपको बताना है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है कार्बन 14 का, ऑप्शन बी पोटेशियम 40 का, या ऑप्शन सी यूरेनियम 238 का, या ऑप्शन डी कोबाल्ट 60 का। गैस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करिएगा। तो अगर बात करें चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, तो वो यूरेनियम 238 से जो है वो क्या ज्ञात करते हैं गाइस? तो चट्टानों की आयु जो ज्ञात करते हैं वो यूरेनियम 238 से करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कार्बन 14 से। कार्बन 14 से जो क्या याद करते गए, तो आपको याद रखना है जीवाश्मों की आयु। जीवाश्मों की आयु जो है वो किससे ज्ञात करते गए, तो इसको आपको याद रखना है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए हमें किसे ज्ञात करना पड़ता है? तो वो ज्ञात करना पड़ता है गाइस, जीवाश्मों की आयु जो है वो कार्बन 14 से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं गाइस? याद रखिएगा, चट्टानों की आयु जो है वो यूरेनियम 238 से, और जीवाश्म की जो आयु है वो किससे ज्ञात करते हैं? तो कार्बन 14 से जो है इसकी आयु ज्ञात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करिएगा इस पोटेशियम 40 से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आग्नेय और रूपांती चट्टान की जो आयु है वो किससे ज्ञात करते हैं? तो आग्नेय और रूपांती चट्टान की जो आयु है वो ज्ञात करते हैं पोटेशियम 40 से। को याद रखना है आग्नेय और रूपांती चट्टान। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि आग्नेय और रूपांती चट्टान की आयु जो है वो किससे ज्ञात करते हैं? तो आग्नेय और रूपांती चट्टान की आयु जो है वो किससे ज्ञात करते हैं? तो आग्नेय और रूपांती चट्टान की आयु जो है ये ज्ञात करते हैं पोटेशियम 40 से ज्ञात करते हैं। उसके बाद अगर बात करें जीवाश्म की आयु, जीवाश्म की आयु जो है वो किससे ज्ञात करते हैं? तो जीवाश्म की आयु जो ज्ञात करते हैं वो कार्बन 14 से ज्ञात करते हैं। ये चट्टानों की आयु की बात करें, ठीक है, किसकी आयु बात करें? तो चट्टानों की आयु की बात करें। उसके बाद अगर कैंसर के उपचार में जो वो सबसे ज्यादा कौन सा हेल्पफुल होता है? तो कैंसर के उपचार के लिए जो है वो कोबाल्ट 60। तो कैंसर के उपचार के लिए जो ये कौन सा ये करता है? तो गाइस इसको याद रखिएगा, कैंसर के उपचार के लिए जो वो करता है कोबाल्ट 60 करता है। तो ये भी ध्यान रखना है, कैंसर के उपचार में ये मदद करता है। और ये क्यों मदद करता है? तो कोबाल्ट 60 से जो है कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? तो कोबाल्ट 60 से जो है वो बीटा और गामा किरणें जो है उत्सर्जित होती है। तो कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है कोबाल्ट 60 से? तो बीटा किरणें जो है वो कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित होती है, और गामा किरण भी है, ये किससे उत्सर्जित होती है? तो ये भी कोबाल्ट 60 से होती है, जो कि कैंसर के उपचार में बहुत ज्यादा मदद करती है। ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि थालगढ़ दर्रा जो है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थालगढ़ दर्रा जो है वो महाराष्ट्र में है। और थालगढ़ दर्रा की जो है वो ऊंचाई कितनी है? तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि थालगढ़ दर्रा की जो है वो ऊंचाई कितनी है। तो याद रखना है कि थालगढ़ दर्रा की जो ऊंचाई है वो 580 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है जो आपका भोरगढ़ दर्रा। थालगढ़ दर्रा के बाद है आपको याद रखना है भोरगढ़ दर्रा। भोरगढ़ दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो भोरगढ़ दर्रा जो है ये भी आपका जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका जो है वो ऊंचाई कितना है? तो इसका जो है भोरगढ़ दर्रा की जो ऊंचाई है कैसे याद रखिएगा, 630 मीटर। ठीक है, तो पालगढ़ दर्रा की ऊंचाई जो है वो 580 मीटर है, और भोरगढ़ दर्रा की जो ऊंचाई है वो 630 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, यानी कि ये मीटर में बोल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना मीटर और किलोमीटर में कंफ्यूज हो जाए, तो याद रखिएगा ये भी मीटर में। ठीक है, ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है ये मीटर में है। और ये जो है ये कितनी है? तो इसकी 630 है, और उसकी जो है ये 580 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। थारगढ़ दर्रा हो गया, भोरगढ़ दर्रा हो गया, अब पालगढ़ दर्रा। पालगढ़ दर्रा की जो है वो ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है कि पालगढ़ दर्रा की जो है ये ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये बताइए कि पालगढ़ दर्रा की जो है वो ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा कि पालघर दर्रा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 305 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे जो है पालघर दर्रा, भोरगढ़ दर्रा और जो है थालगढ़ दर्रा, अगर इसकी बात करें कि इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है ऊंचाई किसकी है, तो सबसे ज्यादा ऊंचा जो है ये भोरगढ़ दर्रा जो है सबसे ज्यादा इसकी ऊंचाई है। उसके बाद जो है वो थालगढ़ दर्रा की ऊंचाई है, उसके बाद पालघर दर्रा की ऊंचाई है।
तो इसमें जो है ऊंचाई आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, थालगढ़ दर्रा की ऊंचाई 580 मीटर, भोरगढ़ दर्रा की ऊंचाई 630 मीटर और पालघर दर्रा की ऊंचाई जो है वो 305 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है आपका थालगढ़ दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला होता है। तो आपको बताना है कि कौन सी घटना है जिसके कारण जो है वो आकाश का रंग नीला होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, या ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन, या ऑप्शन डी प्रकाश का परिकर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश के परिकर्ण के कारण जो है वो आकाश का रंग नीला होता है। और ये किस तरीके से आकाश का रंग नीला होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको याद रखना है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है, आपको याद रखना है यहाँ पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वो जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यहाँ पे जो है बहुत सारे धूलकण ये सबसे टकराता है, ठीक है। जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूलकण वगैरह से ये टकराता है, और टकराने के साथ ये क्या होता है, ये बिखर जाता है। टकराने के साथ जो है ये क्या होता है guys, ये आपको याद रखना है, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये धूलकण के टकराने की वजह से ये बिखर जाता है। और बिखरने के कारण ये क्या आता है, ये 7 इसमें विभाजित हो जाता है। 7 रंग में जो है ये विभाजित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो ये सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसमें जो है कुछ धूल कण के कारण ये टकराता है, ये प्रकाश, और जैसे ही टकराता है ये प्रकाश तो ये बिखर जाता है। और जब बिखरता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और आपको याद रखना है कि ये 7 रंग में कौन कौन से रंग जो है वो विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये नीला में विभाजित होता है। उसके बाद आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है इंडिगो में विभाजित होता है। दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, ये आपको याद रखना है इंडिगो, इंडिगो में विभाजित हो जाता है। उसके बाद अगर तीसरा की बात करें, तीसरा आपको याद रखना है हरा। तीसरा आपको याद रखना है कि ये किस में विभाजित होता है, तीसरा आपको याद रखना है हरा में विभाजित होता है। चौथा आपको याद रखना है, चौथा जो है इसको याद रखना है लाल, लाल में विभाजित हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है पांचवा, पांचवा जो ये किस में विभाजित होता है, पांचवा जो आपको याद रखना है वो पीला में विभाजित हो जाता है। और छठा आपको याद रखना है, छठा जो है ये किस में विभाजित हो जाता है, तो छठा जो है ये विभाजित हो जाता है नारंगी में विभाजित हो जाता है। और सातवां आपको याद रखना है किसमें विभाजित हो जाता है, तो सातवां जो विभाजित हो जाता है वो ब्लू में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 रंग में जो है ये विभाजित हो जाता है, ये आपको याद रखना है कितने रंग में विभाजित होता है, तो ये 7 रंग में विभाजित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, जब ये 7 रंग में विभाजित हो जाता है तो जो नीले की तरंग दैर्ध्य होती है वो छोटी होती है, ठीक है। जो जितना भी ये जो बाकी जो है 6 में, इसकी तुलना में जो है ये अधिक बिखरता है। यानी कि नीला जो है ना ये अधिक बिखर जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारी आंखें जो है वो नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, ठीक है। इसी के कारण जो है वो हमें प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो मैं इसमें होपफुली सारी अच्छी चीजों को समझाऊंगी। सबसे पहले क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल कणों से जो है ये टकराता है, जो इसमें गैस धूल कण वगैरह होते हैं वायुमंडल में, जिसकी वजह से सूर्य का पास प्रकाश जो है वो टकराता है, और टकराने के कारण ये बिखर जाता है। और जैसे ही ये बिखरता है तो ये 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसमें से नीला, इंडिगो, हरा, लाल, पीला, ब्लू और नारंगी में विभाजित होता है। जिसमें से जो है नीला का तरंग दैर्ध्य जो है ये सबसे छोटा होता है। जो अन्य जितना भी रंग है, जो 5 जो 6 रंग अलग है, इसकी तुलना में ये सबसे ज्यादा जो है वो नीला रंग बिखरता है, ठीक है। और नीला रंग बिखरता है इसी वजह से जो है ये आकाश का रंग जो है नीला होता है, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो नीले रंग के प्रति संवेदनशील होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे देश बंधु किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि देश बंधु जो है वो किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास को, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चित्तरंजन दास को जो है वो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर गुरुदेव, गुरुदेव के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है, तो गुरुदेव से जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गुरुदेव जो है वो किससे जाना जाता है, तो याद रखिएगा गुरुदेव जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। उसके बाद आपको बता दें सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगर सीमांत गांधी इनके आगे जो है गांधी लगा रहता है तो बहुत लोग जो है वो गांधी में कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग गलती भी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद अगर बात करें
राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के रूप में जो है वो महात्मा गांधी को जाना जाता है, लेकिन बहुत लोगों को पता है राष्ट्रपिता, तो ये पूछता नहीं है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रपिता जो है सबसे पहले किसने कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले जो है वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के जो है संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछता है guys, तो ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सब जो है इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था किनको? महात्मा गांधी को। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दर्रा तथा राज्य के संदर्भ में इनमें कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि दर्रा और राज्य में जो है वो कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी जो आपके 3 ऑप्शन है वो सुमेलित है, यानी कि सही होगा। एक जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इसमें से वही आपको ढूंढना है। तो इसमें आपको बोला है कि जोजिला दर्रा, जो कि आपको बोला है कि ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है माना दर्रा, जो कि बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है नाथुला दर्रा, जो कि कह रहा है सिक्किम में। ये ऑप्शन डी कह रहा है सिपकिला दर्रा, जो कि आपको बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तो गाइज ये आपका करेक्ट है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा आपका कहाँ है गाइज? सिक्किम में, तो ये भी आपका करेक्ट है। सिपकिला दर्रा कहाँ है गाइज? ये आपका हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर माना दर्रा की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो माना दर्रा कहाँ है? तो गाइज आपको याद रखना है कि माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में, ठीक है। ये कहाँ है गाइज? ये आपको याद रखना है कि माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो है ये आपका कौन कौन सा दर्रा है? तो उत्तराखंड में जो है ये आपका 3 दर्रा है, जो आपको याद रखना है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में जो है ये सिर्फ 3 दर्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे पहले बात करें गाइस उत्तराखंड में आपका कौन सा दर्रा है, तो सबसे पहले माना दर्रा। माना दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस? तो आप याद रखिएगा, माना दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में। उसके बाद आपको याद रखना है नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो आपको याद रखना है नीति दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस? नीति दर्रा भी आपका उत्तराखंड में। और तीसरा जो है कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड में? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि लिपुलेख दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये आपके उत्तराखंड में। तो 3 दर्रा जो है जो कि उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो है वो कौन था? तो आपको बताना है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन है। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कर्जन जो थे इनके ही समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज कि लॉर्ड कर्जन का जो था वो कार्यकाल कब था गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से लेकर 1905 तक जो था इसका कार्यकाल था। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बंगाल विभाजन में जो है वो कांग्रेस दो इसमें बट गया था। पहला बटिया था गर्मपंथी और दूसरा बटिया था किसमें गाइस? नरमपंथी में। इसी जो है ये आपको याद रखना है, ये किसमें? 1905 में। और इस समय कौन सा वायसराय था? तो याद रखिएगा ये था, कौन सा था गाइस? ये आपको याद रखना है, ये जो था इसमें जो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो इसी के समय जो है ये दो इसमें विभाजित हो गया था, जो कि गर्मपंथी और नरमपंथी में बदल गया था। तो इसीलिए ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पूछेगा इस, तो लॉर्ड रिपन का जो आपका कार्यकाल है ये आपको याद रखना है 1880 से लेकर 1884। लॉर्ड रिपन में जो इल्बर्ट बिल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये सब जो है ये किसके काल में था? तो लॉर्ड रिपन के काल में था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 1835 था। ये कब था गाइस? ये आपको याद रखना है 1828 से लेकर 1835 जो है ये किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। लॉर्ड डफरिन में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपको याद रखना है इसका जो कार्यकाल था वो 1884 से लेकर 1888 तक जो था ये किसका कार्यकाल था गाइस? आपको याद रखना है 1884 से 1888 लॉर्ड डफरिन का काल था। और इसी के समय जो है वो कांग्रेस का गठन हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो इनके समय में सती प्रथा का उन्मूलन, शिक्षा का जो है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। ये सब जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन, जो एक ही चीज बहुत पूछता है। और लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, जो कि ये पूछता है कि उस समय के वायसराय कौन थे जब कांग्रेस का गठन हुआ था। तो ये पूछता है बस एक ही प्रश्न, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन्य एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो बताना है आपको कि कौन से संविधान संशोधन के तहत। आपके ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 35वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 40वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 24वें संविधान संशोधन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो वन्य और वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो 1976 में जो है ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के नाम से भी जानते। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि लघु संविधान के नाम से जो है वो किसे जानते, तो याद रखिएगा इसे 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे, बहुत सारे संशोधन हुए थे। वो सब कब हुए थे, 42वां संविधान संशोधन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें से जो है वन्य एवं वन्य प्राणी को जो है समवर्ती सूची में रखा गया था। और इस समय जो संशोधन हुआ था इसमें से बहुत सारे राज्य सूची से जो विषय लिए गए थे, टोटल 20 जो है विषय लिए गए थे, जिसको राज्य से किस में रखा गया था, समवर्ती सूची में। ये भी आपको ध्यान रखना है कितने विषय लिए गए थे। तो टोटल जो है guys आपको याद रखना है राज्य से समवर्ती सूची में लेने के लिए कितने विषय रखे गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये टोटल कितने विषय, 20 विषय लिए गए थे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, जिसमें से जो है कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछता ही है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें से पहला आपको याद रखना है कि कौन सा विषय जो है वो लिया गया था। तो पहला आपको याद रखिएगा कि जो है पहले शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे जो है समवर्ती सूची में रखा गया। तो इसमें जो है मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ ताकि आप इसको खुद से ही नोट कर लीजिएगा। तो पहले जो है वो शिक्षा राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वन, शिक्षा वन। उसके बाद बात करते हैं नापतोल। ये सब जो है जगह ये किसका था, तो ये सब विषय था, ये सब था राज्य सूची का। बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे किस में रखा गया गाइस, ये याद रखिएगा, ये सब जो रखा गया था वो समवर्ती सूची में, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको इतना प्रश्न ध्यान रखना है। तो ये एसएससी जीडी का 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।